दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन डेवलपमेंट जो चैप्टर है इसके काफी सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर को अपन ने काफी अलग अलग तरीके से पढ़ा है, इसको बहुत ही डेप्थ में भी हमने पढ़ा है, फिर इसका समराइज वर्जन भी हमने देखा था। लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या चीज देखने वाले हैं, क्वेश्चंस देखने वाले हैं, यानी कि अब इसको अपन क्वेश्चन के फॉर्म में भी समझेंगे। क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपको जिस चीज का सामना करना है वो क्या है, वो क्वेश्चंस है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई इस चैप्टर में से क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन पे आएंगे। एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि नहीं क्लियर हो पाया है तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इस यूनिट से आपसे पूछा जा सकता है, इट इज Why do different persons have different notions of development? देखो, हमने इस चीज के बारे में बात करी थी बच्चों। सबसे पहली चीज अपन ये समझी थी कि what is development। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात करी थी कि ये जो डेवलपमेंट है ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट क्यों होता है ना। जो गोल्स होते हैं, डेवलपमेंट गोल्स, ये पर्सन टू पर्सन इतने डिफरेंट क्यों होते हैं। जो मेरा डेवलपमेंट गोल है वो आपके लिए डेवलपमेंट गोल नहीं हो सकता। जो आपका डेवलपमेंट गोल है, हो सकता है कि वो मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव हो, मेरे लिए हानिकारक हो, या फिर मेरे लिए उसका कोई मायने नहीं रखता हो। ठीक है, तो इस चीज को अपन ने काफी डेप्थ में समझा था। देखो, अब अगर इस टॉपिक को अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाए तो आपको इसको किस तरीके से आंसर करना है ये आप जरा समझिए। चलिए देखिए, सो ईच पर्सन सीक्स डिफरेंट थिंग्स। देखो, अब हर व्यक्ति के क्या होते हैं, अपनी अलग डिजायर होती है। ठीक है, जब वो पैदा होता है, जब दुनियादारी समझने लगता है, जब वो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के अंदर आता है, तो हर किसी के जो क्या होते हैं, गोल्स होते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं, डिजायर्स होती हैं वो बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, All person seeks things that are most important for them। देखो, हर आदमी या हर बच्चा या हर औरत क्या देखती है, वो उसी चीज को डिजायर करते हैं जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे एक कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है बच्चों, कोई गरीब इंडिविजुअल है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, बेसिक नेसेसिटीज, जो कि रोटी कपड़ा मकान, वही उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे पास में बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, वो ऐसा नहीं सोचेगा। वो क्या सोचेगा कि यार ठीक है, खाने को 2 वक्त का खाना मिल जाए मुझको और मेरी फैमिली को, रहने के लिए एक छोटा सा घर मिल जाए और पहनने के लिए कपड़े मिल जाए। ठीक है, उसकी यही डिजायर होगी, है ना। एक कोई बच्चा है जो कि स्कूल जाता है आप लोगों की तरह, तो आप इनकी क्या डिजायर होगी कि भाई ठीक है, हम लोग कम पढ़े लेकिन रिजल्ट काफी अच्छा आ जाए। ठीक है, और मतलब अच्छे परसेंटेज से हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंच जाए। ठीक है, फिर उसके बाद में कोई दूसरा अगर बिजनेसमैन है तो उनकी डिजायर क्या होगी, उनकी डिजायर ये होगी कि भाई इस साल मैं जो भी प्रोड्यूस करूं उसको सेल करके जो मेरी अर्निंग्स है वो काफी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो हर इंडिविजुअल का जो डिजायर होते हैं बच्चों वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। ओके, और हर कोई वही चीज को डिजायर करता है जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम उन्हीं गोल्स को कंसिडर करते हैं जो कि हमारी डिजायर और हमारी एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके। इसी वजह से हम ये चीज कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी कि वो हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, किस वजह से डिफरेंट होता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की जो एस्पिरेशंस होती हैं, जो डिजायर्स होती हैं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं, दैट इज व्हाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर और एस्पिरेशंस। देखो, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग जो वर्ड है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट या फिर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब देखो, कॉन्फ्लिक्टिंग की जगह काफी बार एग्जाम में आपसे डिस्ट्रक्टिव भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है बच्चों हानिकारक। ओके, सो यहाँ पे अपन को ये इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना पड़ेगा। तो अपन ने ये चीज देखी थी कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो क्या कर रहा है, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या बनाना चाह रहा है, डैम्स बनाना चाह रहा है। लेकिन जिस जगह पे वो डैम्स बनाना चाह रहा है ना, वहां पे कौन लोग रहते हैं, वहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं। ठीक है, उन्होंने अपना पूरा बसेरा कर रखा है वहां पे। तो अब देखो, इस बिजनेसमैन के लिए यहाँ पे डैम्स बनाना क्या हो जाएगा, एक तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगा, ये इसके गोल है। लेकिन ये हानिकारक किसके लिए हो जाएगा, उन ट्राइबल पीपल के लिए। ठीक है, क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि उन लोगों को वो जगह वहां से छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, आज जिस जगह पे वो लोग रहते हैं, अपना उन्होंने पूरा बसेरा कर रखा है, अब उस जगह पे क्या आ जाएगा, उस जगह पे डैम्स आ जाएगा, तो ये दिखती सी बात है कि उनको वो जगह खाली करने पड़ जाएगी। ठीक है, तो इससे अपन इस चीज को काफी अच्छे से समझ सकते हैं कि बिजनेसमैन के लिए यहाँ पे एक चीज क्या हो गई, उनके लिए डेवलपमेंट हो गया, उनके लिए उनका एक गोल हो गया, डिजायर हो गई।
लेकिन हानिकारक है ना उनके लिए, मतलब डिस्ट्रक्टिव किसके लिए हो गया ये, उन ट्राइबल पीपल के लिए डिस्ट्रक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपने कभी नहीं भूलना है, और अगर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए डिस्ट्रक्टिव का या कॉन्फ्लिक्टिंग का, तो ये एग्जाम्पल आपको वहां पे प्लेस आउट करना है, ठीक है। सो एन इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहां पे डैम की जरूरत है, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्पर्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल। लेकिन इससे होगा क्या कि बहुत से लोगों का जीवन इससे अफेक्ट होगा। कौन है ये लोग, ये वो लोग हैं जो कि उस जगह पे रहते हैं, who are displaced such as tribal people, they prefer small dams, ठीक है। क्योंकि वो लोग क्या चाहते हैं कि भाई चलो ठीक है, आपको लोगों को अगर डैम्स बनाने हैं तो छोटे डैम्स बना दो, मतलब एटलीस्ट हम लोगों के जो रहने करने की जगह है ये चीज भी खराब ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिजनेसमैन ने अपने गोल्स देखे, अपना डेवलपमेंट वो देख रहा है, तो वो चाह रहा है कि भाई बड़े बड़े यहाँ पे डैम्स बने जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो पाए, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्टिंग का या फिर डिस्ट्रक्टिव का ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये इस एग्जाम्पल ने आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए, स्टेट 2 पॉइंट्स अबाउट द डेवलपमेंट गोल्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। अब देखो काफी बार क्या होता है बच्चों, आपसे ना इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि ये चीज जानने के लिए कि भाई आपने इस चैप्टर को कितना अपने अंदर लिया है, यानी कि आप कितना इस चैप्टर से रिलेट कर पाए हो, ठीक है। इसलिए काफी बार इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, यानी कि आपकी डे टू डे लाइफ में डेवलपमेंट आप लोगों के लिए क्या है, आप कितना इस चैप्टर से कनेक्ट हो पाए हो। सो डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अलग अलग पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करती है, तो अलग पर्सन के क्या होते हैं यहाँ पे डिफरेंट गोल्स होते हैं, डिफरेंट डिजायर होती है। What may be development for one may not be development for another. It may even be destructive for the other. ठीक है, तो इसी चीज को अपन ने यहाँ पे समझा है कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी हो सकता है कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए क्या हो, डिस्ट्रक्टिव हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज which are the common things that are desired by most of the people। अब देखो ऐसी कौन कौन सी कॉमन चीजें हैं जो कि मोस्टली लोग जिसको डिजायर करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेसिक सर्वाइवल के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज वाले जो गुड्स होते हैं, मेनली तो इन्हीं चीजों के पीछे लोग भागते हैं, ठीक है। सो व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, कि भाई उनको रेगुलर काम मिले, बेटर वेजेस अच्छी तनख्वाह मिले, एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट और क्रॉप्स दैट दे प्रोड्यूस। और मतलब एक अच्छी खासी उनको प्राइस मिल जाए जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया है या फिर जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है, जब उस प्रोड्यूस गुड्स को जब मार्केट में सेल आउट करें तो उस पर एक डिसेंट प्राइस उनको मिल जाए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि उनको रिटर्न में मिले, ठीक है। एक रेगुलर वर्क मिले, अच्छी वेजेस मिल जाए, और अगर उन्होंने किसी चीज का प्रोडक्शन किया है तो उसको सेल आउट करने पे अच्छी खासी उनको क्या मिल जाए, प्राइसेस मिल जाए, डिसेंट प्राइसेस, ओके। चलो, नेक्स्ट इज बिसाइड सीकिंग मोर व्हाट अदर गोल्स कैन बी सॉट बाय पीपल। मतलब देखो, सीकिंग मोर का मतलब होता है कि और आगे देखना, ठीक है। सो बिसाइड सीकिंग मोर व्हाट अदर गोल्स कैन बी सॉट बाय पीपल, लोग अपने और कौन कौन से ऐसे गोल्स हैं जिनको सॉर्ट कर सकते हैं। तो हमने इस चीज के बारे में बात की थी कि मतलब सिर्फ इनकम को बढ़ाना, ठीक है, सिर्फ इनकम को रेज करना इज जस्ट नॉट द गोल। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे सोशल इक्वालिटी हो गया, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट की जब अपन बात करते तो वो हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, सिक्योरिटी हो गई। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इसकी भी जरूरत पड़ती है। अगर आपको इस सोसाइटी के अंदर रहना है, अगर आपको ओवरऑल डेवलप होना है, तो आपको इनकम के साथ साथ में इन सभी फैक्टर्स की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, ओके। सो द अदर गोल्स मे बी इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द अदर्स। अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि अपार्ट फ्रॉम इनकम व्हाट आर द अदर गोल्स दैट अ पर्सन सी, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ये सभी चीजें बतानी है कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी जनरली कंपेयर टू पीपल, यानी कि हम जनरली दो लोगों को किस तरीके से कंपेयर करते हैं। देखो काफी बार तो क्या होता है बच्चों, आप इस क्वेश्चन का जवाब ऐसे दे दोगे कि हम इनकम के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। आप में से अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा तो वो कह देगा कि भाई पर कैपिटा के बेसिस पे करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा जवाब देते हो तो ये जो आंसर होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो इसके पीछे का रीजन क्या है बच्चों। सबसे पहली चीज के पर कैपिटा इनकम अपन हमेशा वहां पे यूज करते हैं जब अपन को कंट्रीज को कंपेयर करना होता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये कि हम इनकम बेसिस पे हम तब कंपेयर करते हैं जब हमें इंडिविजुअल की ग्रोथ को कंपेयर करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ये वर्ड यूज किया गया है जनरली, ठीक है। तो देखो जनरली यानी कि इसके अंदर सभी लोग आ जाते हैं। अब आप लोग हो तो आप भी इस कैटेगरी में आ जाते हो, लेकिन आप लोगों की तो कोई इनकम नहीं है,
ठीक है, तो आप लोगों का कंपैरिजन किस बेसिस पे होगा? पहले आप लोगों का कंपैरिजन होगा बच्चों मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी जनरली वर्ड आ जाए तो उसको फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपको सब लोगों को इंक्लूड कर देना है, और यहाँ पे आपको 3 चीजों के बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सकते हो। So usually we take one or more important characteristics of person and compare them based on the 3 characteristics such as friend lines, ठीक है, cooperations and mark secured। देखो mark secured आ गया, ठीक है, friend lines and cooperation कि कोई कितना कोऑपरेट करता है, कोई बहुत ज्यादा कोऑपरेट करता है, कोई बहुत कम कोऑपरेट करता है। तो जो बहुत कम कोऑपरेट करता है उसको उस कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। फ्रेंड लाइंस के बेसिस पे भी यहाँ पे क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। सो ये है जनरली बेसिस पे, ठीक है। लेकिन अगर जनरली बेसिस पे ना हो, अगर किसी कंट्री के बेसिस पे हो, तो वहां पे आप लोगों ने पर कैपिटा इनकम ये सारी चीजों का यूज लेना है, ठीक है। अब देखो जनरली वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये वैसे तो आपके एग्जाम में बहुत कम आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि व्हाट इफ अगर आपके एग्जाम में आ जाए और उस पॉइंट पे आप क्या कर दो, इनकम यहाँ पे अगर लिख दो या पर कैपिटा इनकम लिख दो, तो आपका आंसर यहाँ पे गलत हो सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए, व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री? अब देखो एवरेज इनकम कंट्री की क्या होती है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये 1 नंबर के जो 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, काफी बार उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो देखो एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम इन द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, यानी कि पर पर्सन जो इनकम है दैट इज एवरेज इनकम, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी है और हमारी टोटल इनकम कितनी है, जब अपन इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाता है बच्चों, कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसके अंदर जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कितना कमा रहा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, एवरेज इनकम निकाल लेते हैं, ओके। सो द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। अब देखो इसी को अपन और किस नाम से जानते हैं, पर कैपिटा इनकम के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। अगर आप लोग पर कैपिटा इनकम को अच्छे से समझे हुए हो और अगर आपके एग्जाम में आ जाए एवरेज इनकम, तो आप क्या करोगे कि यार एवरेज इनकम तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन ऐसे सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है। आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम ही क्या है, अपना एवरेज इनकम है। नेक्स्ट, हाउ इज द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिटरमाइंड? किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, तो इसी जस्ट अभी थोड़ी सी देर पहले अपन ने इसको पढ़ा था, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे इसको डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। सो कंट्रीज के अंदर अगर अपन को कंपैरिजन करना है कि भाई कौन सी कंट्री में ज्यादा ग्रोथ है ना, डेवलप कौन सी कंट्री है, तो वो हम किस बेसिस पे करेंगे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे अपन करेंगे, ठीक है। चलो, व्हाई इज पर कैपिटा इनकम ऑलवेज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ जाता है कि जो पर कैपिटा इनकम है ये इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्यों है, डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए पर कैपिटा इनकम इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्यों है। हम इनकम के बेसिस पे भी तो कर सकते थे, लेकिन अब देखो होता ये है बच्चों, यहाँ पे आपको जो प्रैक्टिकल रीजन है वो समझने की ज्यादा जरूरत है। देखो प्रैक्टिकल रीजन ये है कि हर कंट्री की अपनी अलग पॉपुलेशन है, ठीक है। किसी भी कंट्री में जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, किसी में बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि हम टोटल इनकम के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो टोटल इनकम भी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो टोटल इनकम कम होगी, लेकिन डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ये करता है कि टोटल पॉपुलेशन के अंदर जो एक इंडिविजुअल है उसकी इनकम कितनी है, क्योंकि अगर उसकी इनकम अच्छी होगी तभी वो लाइफ स्टैंडर्ड अपना रेज कर पाएगा, और यही चीज डेवलपमेंट को दिखाती है, ठीक है। अगर उसकी इनकम बहुत कम है तो यहाँ पे हम क्या चीज कह सकते हैं, हाँ यहाँ पे हम ये चीज कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंट्री ग्रो नहीं कर रहा है। तो चलो इसको ना आप एक एग्जांपल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 कंट्रीज हैं, ठीक है। एक कंट्री है जिसकी टोटल इनकम ये है, एक कंट्री है जिसकी टोटल इनकम ये है, ठीक है। अब इस टोटल इनकम को यहाँ पे डिवाइड करना है। देखो इस कंट्री में जो टोटल इनकम है वो ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हर पॉपुलेशन के पास में इसका जो छोटा छोटा पीस है वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि टोटल इनकम ये है, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी है, बस ये है, ये पॉपुलेशन है। तो हर किसी के पास में कितना कितना पोर्शन आ जाएगा, ज्यादा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे हर किसी के पास में ज्यादा पोर्शन आ रहा है, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है वो यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी का लाइफ स्टैंडर्ड काफी अच्छा है। यहाँ पे क्या है कि पर कैपिटा इनकम कम है। अब पर कैपिटा इनकम के कम होने का मतलब यही हो गया कि भाई यहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो बहुत कम है ना। और जैसे ही लिविंग स्टैंडर्ड कम होता है लोगों का, तो वैसे ही हम क्या बता देते हैं कि भाई ये जो कंट्री है ये ग्रो नहीं कर रहा है। जहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है हम उसी कंट्री को ज्यादा
ग्रो करता हुआ या ज्यादा डेवलप हम उसको बताते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है इसको जरा समझो। द एम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड। एम क्या होता है भैया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन एम होता है कि जो उस कंट्री के लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड हमें रेज करना है। और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस तरीके से रेज होगा? अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तभी उनका लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे रेज होगा। एंड थ्रू दिस टू रेज कंजम्पशन लेवल। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मैं कंजम्पशन ज्यादा कर पाऊंगी, ठीक है। कंजम्पशन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि मेरा जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो काफी ऊपर है, ठीक है। अगर मेरी इनकम कम है तो यहाँ पे कंजम्पशन भी मैं कम कर पाऊंगी, फिर कंजम्पशन कर पाऊंगी तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, मैं हेल्दी नहीं रहूंगी, मैं एजुकेशन की तरफ इतना इंक्लाइन नहीं होंगी, तो मेरा कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर मेरा इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं है बच्चों, तो किसी नेशन का भी मैं डेवलपमेंट के अंदर मेरी हिस्सेदारी कुछ भी नहीं है, करेक्ट। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड को, कंजम्पशन लेवल को बढ़ाना इज द मेन एम। दिस कैन बी एस्टिमेटेड थ्रू पर कैपिटा इनकम। अब देखो ये दोनों चीज हम किस तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं? पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, रेदर देन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बेसिस पे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जैसे ये डेयरी मिल्क चॉकलेट है, ठीक है, तो इसके कितने हैं? ये वाले सब क्यूब्स हैं, ओके। अब इन सभी क्यूब्स को आपने क्या करना है? 100 लोगों में बांटना है। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल, मतलब पॉसिबल तो है, लेकिन पोर्शन जो है वो कितना कितना सा हो जाएगा? देखो इतना, बिल्कुल इतना इतना सा पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जब इतना इतना सा पोर्शन हो जाएगा तो हर किसी के पास में बहुत कम कम आएगा, ठीक है। अब वही वापस यही सेम डेयरी मिल्क है, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि सिर्फ 5 लोगों में बांटना है, तो सबके पास में पोर्शन कितना जाएगा? ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो यही है पर कैपिटा का कॉन्सेप्ट, ओके बच्चों। दस पर कैपिटा इनकम इज अ गुड मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसलिए हम कहते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है वो अच्छा, मतलब अच्छा एक तरीका है जिससे कि हम जो डेवलपमेंट है उसको हम मेजर कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वन कंडीशन दैट मे अलाउ women टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे बच्चों एक ऐसी कंडीशन बतानी है जिससे कि विमेन क्या कर सकती हैं? विमेन अपना बिजनेस सेटअप कर सकती हैं, वैरायटी ऑफ जॉब्स में अप्लाई कर सकती है। तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? देखो आज के टाइम में सिर्फ विमेन ही क्यों, हर किसी के लिए एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, ठीक है। हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट होगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है वो काफी बेटर होगी, ठीक है। और विमेन के केस में इस पे ज्यादा एम्फेसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि विमेन्स के ऊपर इस चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। एवरी विमेन नीड अ सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट टू वर्क, ओके। सो यहाँ पे यही चीज है, अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मे अलाउ मोर विमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस, ठीक है। अगर कहीं पे इनको अच्छा सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी? काम करने की इच्छा रखेंगी, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था कि 2006 में एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली थी। What is the per capita income of rich and low income countries in 2004? So per capita income की यहाँ पे बात करी है rich countries और low income countries की। So यहाँ पे rich countries की कितनी है बच्चों? 4,53,000 per annum and low income countries की कितनी है? 37,000 और less, 37,000 या फिर इससे भी कम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। For comparing countries, Which is the most important attribute? अब देखो अभी अपन ने जनरल कंपैरिजन की बात करी थी थोड़े कुछ क्वेश्चन से पहले, अब यहाँ पे अपन कंट्रीज के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही डिफरेंस समझा दिया था। सो यहाँ पे कंट्रीज को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट हमें मिलना चाहिए वो है इन कंट्रीज की इनकम। सो देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो कंट्रीज के इनकम के बारे में हमें पता होना चाहिए, कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम के बारे में हमें पता होना चाहिए, और उसी के बेसिस पे हम ये चीज बता सकते हैं कि इन कंट्रीज के अंदर सबसे डेवलप कंट्री कौन सा है, ओके ओके। सो नेक्स्ट इज व्हाई इज फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। अभी फिर अपन ने बात करी थी कि भाई जब हम कंट्रीज को मेजर, मतलब कंट्रीज के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके अंदर हम टोटल इनकम को इतना एम्फसाइज क्यों नहीं करते हैं, तो उसका रीजन भी आप लोगों ने पता है। सो कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। इसका रीजन क्या है कि हर अलग कंट्री की अपनी अलग पॉपुलेशन होती है, ठीक है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न।
टोटल इनकम के बेसिस पे हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि जो एवरेज पर्सन है, यानी कि जो पर पर्टिकुलर जो पर्सन है उस कंट्री का, है ना, वो कितना कमा पा रहा है। और हमारे लिए तो यही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो एवरेज इनकम है उस कंट्री की वो कितनी है, ठीक है, हर इंडिविजुअल वहां पे कितना कमा पा रहा है, हमारे लिए यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का दूसरा नाम क्या है बच्चों? पर कैपिटा इनकम। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। मेंशन एनी वन लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम किस तरीके से डेवलपमेंट को इंडिकेट कर पाते हैं, ये अब अपन को पता लगाना है। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर और मटेरियल गुड एंड सर्विसेज दैट सिटीजंस आर एबल टू यूज। अब देखो अगर अपन बात करें कि भाई इनकम के बेसिस पे हम डेवलपमेंट के बारे में पता लगा लें, या फिर मटेरियल गुड्स या सर्विसेज के बेसिस पे हम यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में पता लगा लें, अगर अपन ऐसा सोचें तो हम बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब गलत इसलिए भी हो जाएंगे बच्चों क्योंकि अभी हमने देखा था कि भाई इनकम के बेसिस पे हम नहीं पता लगा सकते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि हर कंट्री की अपनी एक अलग पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा टोटल इनकम होगी, लेकिन हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में से जो पर आदमी है, पर व्यक्ति जो है वो कितना कमा रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है। मनी कैन नॉट बाय अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अब देखो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम को हम ज्यादा एम्फसाइज और भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड को हमें रेज आउट करना है। अगर हमारे पास में इनकम है तो उससे क्या हम एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट परचेज कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मनी कैन नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस अनलेस द होल कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स, ठीक है। और मनी से हम किसी भी तरीके की जो इन्फेक्शियस डिजीजेस है उससे हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कब तक नहीं कर सकते हैं? जब तक कि पूरी सोसाइटी कुछ अच्छा स्टेप ना ले ले। कोविड के टाइम पे यही हुआ था, ठीक है। सो कोविड के टाइम पे क्या देखा था हमने कि पूरी सोसाइटीज में ऐसे मतलब ऐसे लकड़ी वकड़ी लगा दी गई थी कि कोई भी बाहर का आदमी हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं आएगा, अंदर का आदमी कोई भी बाहर नहीं जाएगा, मतलब इन्फेक्शन एंड ऑल नहीं स्प्रेड आउट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो बच्चों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी काफी बार आपसे लोगों से पूछे जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है ये एक नंबर में भी आ जाते हैं, काफी बार कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा बच्चा, ठीक है, जो जिसने जस्ट अभी बर्थ लिया है, ठीक है, जिसका जस्ट अभी बर्थ हुआ है। तो यहाँ पे जब बर्थ होता है उस टाइम से लेकर के 1 साल तक का जो फेज होता है वो फेज होता है इन्फेंट फेज, ठीक है। अब कितने ऐसे बच्चे हैं, मतलब 1000 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि इस पीरियड के अंदर सरवाइव नहीं कर पाए हैं? दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे और बिफोर देयर one age, okay, as the proportion of 1000 live children born in that particular year, ठीक है। सो किसी भी पर्टिकुलर ईयर में 1000 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि खत्म हो गए उनके फर्स्ट बर्थडे से पहले, ठीक है। दिस इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑलराइट। चलो फिर अपन बात करते हैं लिटरेसी रेट के बारे में। सो लिटरेसी रेट क्या होती है बच्चों? एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर टोटल पॉपुलेशन में से कितनी ऐसे मतलब कितनी ऐसी पॉपुलेशन है, कितने ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है, 7 साल या उससे अबव, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन भी किसका ही करते हैं? 7 साल या उससे अबव वाली जो पॉपुलेशन है उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ लिख सकते हैं, और इसी से अपन लिटरेसी रेट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सो लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and the above age, ओके। चलो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर 6 से 10 साल तक का जो एज ग्रुप होता है, ठीक है, इस एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं, दैट इज नोन एज नेट अटेंडेंस रेशियो। तो यहाँ पे इस ग्रुप को आपको ध्यान रखना है, ओके। In which state the infant mortality rate is lowest in India? अब देखो हमने ये चीज एक टेबल के थ्रू समझी थी, अगर आप नहीं भूले हैं तो यहाँ पे उस टेबल को कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो हमने वहां पे देखा था हरियाणा, बिहार, केरला, ठीक है, तो इनको अपन ने कंपेयर किया था। तो इसके अंदर ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है? तो वो है केरला। अच्छा, केरला में और सबसे ज्यादा क्या है? लिटरेसी रेट वहां पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। Now, why has Kerala a low infant mortality rate? अब किसी भी स्टेट के अंदर अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखो हमारा मेन मोटिव या हमारा मेन गोल यही होना चाहिए कि हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर
लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट को तो खैर बढ़ाना है हमें, मोर्टेलिटी रेट को हमें कम करना है, डेथ रेट को हमें कम करना है, ठीक है। अब इसके पीछे का एम ये है क्योंकि ये एक तरीके की स्टिग्मा है, एक तरीके का धब्बा है हमारी सोसाइटी पे, ठीक है। अब इसका कम होने का कारण क्या है बच्चों, कि वहां पे केरला के अंदर क्या है, जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी कम है, ठीक है। तो हेल्थ फैसिलिटीज अगर अच्छी होंगी तो मोर्टेलिटी रेट कम होगी, डेथ रेट कम होगी, करेक्ट। सो यहाँ पे केरला में IMR कम होने का रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, ठीक है। वहां पे जो बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज है वो काफी बेहतर है इस वजह से। How does Human Development Report compare the countries? HDR, Human Development Report किस तरीके से countries को compare करती है? So, this report compare the countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income. 3 चीजों के बेसिस पे करती है। सबसे पहली चीज क्या है बच्चों इसके अंदर, एजुकेशन लेवल, फिर दूसरी चीज ये है हेल्थ स्टेटस, और तीसरी चीज यहाँ पे क्या है बच्चों, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो इन तीनों ही चीजों के बेसिस पे, यानी कि इन तीनों इंडिकेटर्स के बेसिस पे यहाँ पे कंपेयर किया जाता है कि कौन सा कंट्री है जो कि बहुत ज्यादा डेवलप है और कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके अंदर अभी भी ग्रोथ होना बहुत ज्यादा बाकी है, ठीक है। चलिए, आउट ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर विच कंट्री हैज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। सो ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं इंडिया और उसके पड़ोस में, ठीक है, उसके नेबर में, जहां पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सबसे कम है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट बर्थ इज 74, जो कि है श्रीलंका में, ठीक है। फिर उसके बाद में लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितनी है, 61, म्यांमार में, ओके। सो यहाँ पे ये दोनों ही जगह आपको ध्यान रखनी है। चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट इज HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। सो इट स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म ही बताना है। Which institution publish it? अब कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि इसको पब्लिश करती है? सो UNDP इसको पब्लिश करती है। ये एक तरीके की रिपोर्ट है जो कि हर कंट्री के बारे में बताती है कि भाई इस कंट्री के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, एजुकेशन के बेसिस पे, हेल्थ के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेसिस पे, फिर IMR के बेसिस पे, डेथ रेट के बेसिस पे, मतलब बहुत से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे यहाँ पे क्या दिया जाता है, रैंक दिया जाता है। और फिर यहाँ पे पता लगाया जाता है कि भाई इस कंट्री ने कितना डेवलप किया है, कितना डेवलप इसको अभी होना बाकी है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है इसको कौन पब्लिश करता है बच्चों, UNDP इसको पब्लिश करती है। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट्स इन इंडिया ग्राउंड वाटर इज ओवरयूज्ड। अब कौन से स्टेट के अंदर, इंडिया के कौन से ऐसे स्टेट के अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसको बहुत ज्यादा ओवरयूज किया जा रहा है, ठीक है। सो ग्राउंड वाटर ओवरयूज इज फाउंड इन एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो हमने अभी बात करी थी कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो काफी ज्यादा क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, ठीक है, बहुत ही नीचे जा चुकी है। अब नीचे जा चुकी है तो क्यों जा चुकी है बच्चों, तो वो इसलिए जा चुकी है क्योंकि एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर, ठीक है, इरिगेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर काफी अच्छी मात्रा में किया जाता है, प्रोडक्शन काफी अच्छा खासा होता है, तो इस वजह से वहां का जो वाटर टेबल है वो काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है। हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरियाज एंड आर रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट। सो देखो ये जो बाकी जगह है यहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर की वजह से क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो हमने देख लिया। बाकी जगहों पे क्या है कि अर्बन सेटलमेंट बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ रहा है। अर्बन सेटलमेंट का मतलब है कि अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफी ज्यादा नीचे जाता जा रहा है, ओके। चलो, व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिनको दोबारा से आप नहीं बना सकते हो, ठीक है, जिन्होंने बनने में बहुत साल लगाए हैं और आप उनका क्या कर रहे हो, अपन लोग उनका ओवर यूज कर रहे हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और दोबारा से उनको बनने में बहुत साल लगेंगे और या हो सकता है कि वो दोबारा बन भी ना पाए। non-renewable resources. So these are those resources which will get exhausted, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे कुछ सालों के बाद में, ठीक है, ऑफ यूज, बिकॉज वी हैव अ फिक्स स्टॉक। अब ये खत्म इसलिए भी हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास में इनका क्या है बच्चों, फिक्स स्टॉक है, ठीक है। वी हैव द फिक्स स्टॉक ऑन द अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, जिसको दोबारा से हम नहीं बना सकते हैं, ओके। चलो, What is the India's rank in HDI in the world? अब इंडिया की क्या रैंक है HDI में, 126,
ओके, विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड हैज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व? वर्ल्ड में कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व है? सो मिडिल ईस्ट में। ओके, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पे है? बिहार में। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? केरला में। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज फाउंड आउट बाय BMI, बॉडी मास इंडेक्स से आप क्या पता लगा पाते हो? आपका हेल्थ स्टेटस आप पता लगा पाते हो, ठीक है, कि कितने हेल्दी हो आप, कितने न्यूट्रिशन की भी आपको जरूरत है। ओके, सो नेक्स्ट इज विच 3 डेवलपमेंट गोल्स विल यू लाइक टू प्रिस्क्राइब फॉर रूरल लेबर्स? देखो, रूरल लेबर्स के लिए आप किस तरीके से ये बता पाओगे कि भाई उनके ये डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है बच्चों रूरल लेबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को इन्हीं को सोच करके प्रिस्क्राइब करने हैं डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सो देखो रूरल एरियाज में क्या होता है, मोस्टली लोग किससे जुड़े हुए होते हैं? एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं। तो पहला गोल उनका क्या होगा कि भाई इस साल उनकी जो फसल है वो काफी अच्छी हो जाए। ठीक है, उस फसल को मार्केट में सेल आउट करके जो अर्निंग्स हैं वो उनको काफी अच्छी खासी मिल जाए। ठीक है, जिनके पास में जमीन नहीं है उनको जमीन मिल जाए। ठीक है, जिनके पास में बहुत ज्यादा कर्जा है उनका कर्जा मतलब खत्म हो जाए या कम हो जाए। फिर उसके बाद में अगर एजुकेशन की बात करें तो उनके रूरल मतलब एरियाज के अंदर क्या खुल जाए? स्कूल्स खुल जाएं, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह होते हैं तो इनका एस्टेब्लिशमेंट हो जाए। तो ये सभी चीजें वो सोचते हैं, उनकी वेजेस बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी चीजों को समझते हैं। सो मैक्सिमम डेज ऑफ वर्क, जो उनके काम करने के दिन हैं वो बढ़ जाए। बेटर वेजेस सो दैट दे मे मेक द बोथ एंड्स मीट, तो इनकी जो वेजेस हैं वो भी यहाँ पे बढ़ जाए। ठीक है, इनके गोल क्या हो सकते हैं? सबसे पहली चीज तो कि भाई इनको काम थोड़े ज्यादा दिन मिले, इनको वेजेस अच्छे खासे मिले। जनरली द चिल्ड्रन ऑफ लेबर आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। देखो जनरली होता क्या है, लेबर्स वगैरह के जो बच्चे होते हैं रूरल एरियाज में उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है। सो स्कूल्स मस्ट बी ओपन इन द विलेजेस, तो यहाँ पे स्कूल्स वगैरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए। एंड द चिल्ड्रन ऑफ लेबर्स शुड बी गिवन फ्री एजुकेशन, और जो लेबर के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। बुक्स मस्ट बी प्रोवाइडेड देम फ्री ऑफ कॉस्ट, और इनको जो किताबें वगैरह होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको मिलनी चाहिए। करेक्ट, चलिए फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, देयर शुड बी नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द विलेज पंचायत एटसेट्रा। ठीक है, अब इन लेबर के बारे में जिनके बारे में अपन बात करें तो इनके लिए ये भी होना चाहिए कि भाई किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इनको फेस ना करना पड़े, यानी कि भेदभाव इनको किसी भी तरीके का फेस ना करना पड़े जिस भी सोसाइटी में ये रह रहे हैं। और साथ ही में इनको और भी ऐसी मतलब इनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि जैसे ये पंचायत वगैरह में जो डिसीजन मेकिंग का जब यहाँ पे होता है कुछ, तो वहां पे इनको भी फ्रीडम मिलेगी, ये भी अपने व्यूज रख पाए, है ना, अपने ओपिनियंस ओपनली ये लोग भी बोल पाए। तो ये सारी चीजें भी हैं जो कि इनके गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सभी चीजें लिखनी है यहाँ पे, किसको ध्यान में रखते हुए? रूरल लेबर को ध्यान में रखते हुए। ओके बच्चों, चलिए ऑन व्हाट बेसिस आर द डेवलपमेंट गोल्स डिटरमाइंड बाय डिफरेंट पीपल? अब देखो अलग अलग लोग अपने डिफरेंट गोल्स डिटरमाइन करते हैं, तो ये किस बेसिस पे करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, गिव एन एग्जांपल टू प्रूव दैट डेवलपमेंट फॉर वन मे कॉज हार्म टू अनदर। ठीक है, अब अपन को ये एग्जांपल के थ्रू भी समझाना है, इसको अपन समझा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन डालने का मेरा मेन मोटिव ये था कि आप लोगों को पता चले कि ये क्वेश्चन और किस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो पहले जैसे अपन ने किया था वैसे आपसे पूछ लिया जा सकता है एग्जाम्पल के फॉर्म में, ये आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। और फिर आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है, पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। या फिर आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन कॉमन डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स के बारे में अपन बात कर चुके हैं, इसको अपन ने समझ भी लिया था। सो डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डिस्ट्रक्शन फॉर द अनदर। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन आपसे और किस तरीके से पूछा जा सकता है, दैट डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर द अनदर। मैंने ये चीज भी बताई थी आपको कि कॉन्फ्लिक्टिंग की जगह यहाँ पे डिस्ट्रक्शन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और फिर आपसे इसी चीज को मतलब प्रूव करने के लिए आपसे कोई एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए लोग अपने अलग अलग गोल्स, अपने अलग अलग डिजायर्स को सीक करते हैं। ठीक है, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद 3 सुटेबल एग्जाम्पल। अब आप लोगों को इस स्टेटमेंट को समझाना है 3 सुटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चंस कितने सारे देख लिए अपन ने, 4-5 क्वेश्चंस यहाँ पे देख लिए। ठीक है, और करके, तो मतलब आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। और अगर आपसे इनमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको आंसर किस तरीके से देना है ये आप देखो इधर। तो देखो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट आवर एस्पिरेशंस। डेवलपमेंट मतलब क्या है कि हम हमारे एस्पिरेशंस के बारे में सोचें,
ये हमारी डिजायर्स के बारे में सोचें, एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क, और उस बारे में सोचें कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, है ना, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। डेवलपमेंट क्या है, हमारे गोल्स हैं और फिर हमें किस तरीके से काम करना है उन्हें अचीव करने के लिए, दिस इज डेवलपमेंट। ओके, सो डिफरेंट गोल्स। देखो हमने ये चीज देख ली कि हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग होते हैं और हर पर्सन का जो गोल होता है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। वन में डिजायर टू बी अ डॉक्टर, कोई एक डॉक्टर बनना चाहता है, वहीं दूसरा क्या इंजीनियर बनना चाहता है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, अब इन दोनों के बीच में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। दे कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर, अब ये दोनों ही अपने एस्पिरेशंस और अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग कहाँ आ जाता है, लड़ाई आर्ग्यूमेंट कहाँ पे आ जाता है, जब एक का फायदा हो रहा है और दूसरे का नुकसान हो रहा है। जैसे वो इंडस्ट्रियलिस्ट वाला एग्जाम्पल अपन ने देखा था, ठीक है। सो जो इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा डैम्स बने, लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा एडवर्स सिचुएशन है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को क्योंकि हम कर चुके हैं तो इसके ऊपर हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ओके, चलो अब कॉमन गोल्स की अपन बात करते हैं। देखो कॉमन गोल्स क्या हो सकते हैं, बिल्कुल सेम, जो कि आपके लिए भी वही और मेरे लिए भी वही हूँ। अभी अपना कॉमन गोल क्या है कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स है वो बहुत अच्छे तरीके से आप उनको पास कर लो, ठीक है। ये आपके लिए भी अभी करंट गोल है, मेरे लिए भी ये अभी करंट गोल है। सो दिस इज कॉमन गोल। सो ऑल दीज मे बी कॉमन गोल्स फॉर अस। कौन कौन से, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ द अदर्स, है ना। फिर ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं। इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी इंपॉर्टेंट देन मोर इनकम, ठीक है। अब देखो बहुत सी केसेस में इनकम से भी ज्यादा ये वाले जो गोल्स हैं वो जरूरी होते हैं, ओके। और मोर कंजम्पशन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल द वन नीड्स टू लिव, क्योंकि यहाँ पे इन सब चीजों की जरूरत और भी इसलिए पड़ती है क्योंकि सिर्फ मटेरियल गुड की ही इंसान को सर्वाइव करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई ठीक है इनकम बढ़ गई, कंजम्पशन लेवल बढ़ गया, बस इनफ। नो, यहाँ पे सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ती है, हमें रिस्पेक्ट की भी जरूरत पड़ती है, हमें फ्रीडम की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इन सभी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। ओके, सो दीज आर द कॉमन गोल्स। द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स सच एज फ्रेंडशिप, ठीक है। अब हमारी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये किस पे डिपेंड करती है, नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है। आज अगर हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं है तो क्या हम इतने खुश रह पाएंगे, क्या हम एकदम फ्री, टेंशन फ्री रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, है ना। दोस्तों से क्या होता है कि दोस्त होते हैं तो अपन अपने मन की बात, जो भी अपने साथ पूरे दिन में जितना कुछ भी हुआ था, हम उनके आगे हम रो सकते हैं, हमारे रोना, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ये है कि फ्रेंडशिप से क्या होता है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफी ज्यादा इनहैंस होती है। फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट पीपल हैव कॉमन गोल्स, ठीक है। तो अपन ने ये चीज तो देख ली कि लोगों के कॉमन गोल्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं और डिफरेंट गोल्स होते हैं लाइफ के अंदर, ठीक है, फॉर देयर डेवलपमेंट। ओके, अब मिक्स्ड गोल्स क्या होते हैं, देखो। So similarly for development, people look at a mixed goals. For example, if there is a respect for a woman, there would be more sharing of housework and greater acceptance of women working outside. ठीक है, अगर आप औरतों की इज्जत करते हो तो उनका जो काम है उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। मतलब सोसाइटी में उनका एक्सेप्टेंस स्टार्ट करना चाहिए, उनको उनके घर के जो काम होते हैं उन पे मदद करनी चाहिए। तो दिस इज द मिक्स्ड गोल्स, ओके। तो ये कुछ ऐसे गोल्स है ये जो कि मतलब ये मिक्स इसलिए भी है क्योंकि ये सभी के लिए होने चाहिए, ठीक है। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन बिजनेस। अगर सेफ और मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो इससे वुमेन क्या होंगी, एम्पावर होंगी, ठीक है, उनको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। पीपल हैव डेवलपमेंट गोल्स अबाउट बेटर इनकम एज वेल एज द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ देयर लाइफ। अब लोगों के जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो किस लिए होते हैं बच्चों, जिससे कि उनकी जो इनकम है वो बढ़े, है ना, और लाइफ में और भी जो भी इनके जो एस्पेक्ट्स है वो सब बढ़े, ठीक है। जैसे रिस्पेक्ट हो गई, जो भी अपन ने अभी पढ़े थे, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी एंड ऑल। तो ये सभी चीजें क्या किसके अंदर काउंट करती हैं, डेवलपमेंट के अंदर ये काउंट होती हैं, ठीक है। तो ये सभी तरीके के जो भी गोल्स थे ये सब आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने बात करी थी यहाँ पे किसकी, अपन ने सबसे पहले यहाँ पे बात करी थी बच्चों डेवलपमेंट की, फिर अपन ने बात करी थी डिफरेंट गोल्स की, है ना, फिर अपन ने कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स की बात करी थी, फिर अपन ने यहाँ पे बात करी थी कॉमन गोल्स की, और फिर अपन ने बात करी थी मिक्स्ड गोल्स की, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, ओके। चलिए नेक्स्ट इज गिव सम एग्जांपल वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अभी तक अपन ने ये चीज बोली कि भाई इनकम के अलावा भी बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। अब इसको आपको कैसे समझाना है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है, तो कैसे समझाओगे, देखो। सो इनकम कैन बी मेजर्ड बट देयर आर थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड। देखो इनकम तो मेजर की जा सकती है लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि पर्सन गेट्स अ जॉब ऑफर
इन अ फार ऑफ प्लेस, किसी को क्या मिला है यहाँ पे, एक जॉब ऑफर हुई है लेकिन बहुत दूर है वो जॉब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सैलरी बहुत अच्छी है लेकिन उसने जॉब लेने से पहले काफी चीजों के बारे में देखा है, जैसे कि फैमिली के लिए फैसिलिटीज है कि नहीं है वहां पे, है ना, वर्किंग एटमॉस्फेयर है कि नहीं वहां पे, नाइट ड्यूटी मॉर्निंग ड्यूटी आवर्स जो हैं वो किस तरीके के हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इनकम के लिए उसे अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, लेकिन वो जो व्यक्ति है जिसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है वो बाकी चीजों के लिए भी यहाँ पे सीख कर रहा है कि भाई क्या उसकी फैमिली यहाँ पे सिक्योर रह भी पाएगी कि नहीं रह पाएगी, जो एम्प्लॉयमेंट उसे मिला है वो रेगुलर बेसिस का मिला है या टेम्परेरी बेसिस का मिला है, अकोमोडेशन उसको किस तरीके का मिला है ना। पर्सन विल हैव टू कंसिडर ऑल द अबव पॉइंट्स बिफोर ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे ये जो आदमी है ये क्या करेगा, इन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करेगा ज्वाइन करने से पहले। अगर कहीं पे एक आध पॉइंट में भी उसको ऐसा थोड़ा सा डाउट होगा कि भाई फैमिली सिक्योर नहीं है या फिर जॉब परमानेंट नहीं है, तो हो सकता है कि वो अपने डिसीजन में थोड़ा सा डाइसी हो जाए और हो सकता है कि उस डिसीजन को वो लेने से मतलब घबराए या फिर उस डिसीजन का जस्ट ऑपोजिट कर दे, वो उस जॉब को ड्रॉप कर दे, ठीक है। सो ही मे ज्वाइन ओनली इफ द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर हिम। वो जो व्यक्ति है वो सिर्फ तभी तो ज्वाइन करेगा जब ये सारी की सारी कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल होंगी। Thus the development goals that people have are not only about better income। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जो डेवलपमेंट गोल्स हैं ये सिर्फ हमारे इनकम के लिए नहीं है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट आवर इनकम बट ऑल्सो अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो गोल्स हैं हमारे वो जरूरी हैं। ओके, व्हाट इज मेंट बाय द नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो, गिव योर ओन ओपिनियन। चलो, सो नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। भाई नेशनल डेवलपमेंट तो हमारे नेशन का डेवलपमेंट, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट। अब इसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूडेड हैं, कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं। देयर शुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, मतलब एक तरीके से सभी लोगों के लिए जो रास्ते हैं वो बिल्कुल फेयर होने चाहिए। देयर शुड बी अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड नॉट अ स्मॉल ग्रुप। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं सिर्फ उन्हें ही बेनिफिट्स मिलते रहने चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो गरीब लोग हैं वो और ज्यादा सहन करते जाएं, नहीं, सभी लोगों को सोसाइटी के अंदर इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। देयर शुड बी इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अब जो कंट्री की पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होती रहनी चाहिए, है ना, और इस तरीके से इंक्रीज होनी चाहिए इन सच अ वे दैट गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर बी मिनिमम। इस तरीके से इंक्रीज होनी चाहिए पर कैपिटा इनकम की जो अमीर और गरीबों के बीच का जो गैप है वो मिनिमम होता जाए, यानी कि गरीबों की वेजेस जो बढ़ते जाएं और अमीरों के मतलब बढ़े, इतने ना बढ़े लेकिन हाँ मिनिमम बढ़ते जाएं, लेकिन गरीबों के मैक्सिमम रेट में बढ़ते जाएं। ओके, सिटीजन शुड बी प्रोवाइडेड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज। इस कंट्री के जितने भी सिटीजन हैं उन सभी को बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड करवानी चाहिए और हेल्थ फैसिलिटीज इनको अच्छी प्रोवाइड करवानी चाहिए। ओके, चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, आपके पास में एक टेबल है, ठीक है, जिसमें दो कंट्रीज का यहाँ पे डेटा आपको गिवन है। मंथली इनकम ऑफ सिटीजन इन 2007 इन रुपीज, कंट्री ए आपको गिवन है, कंट्री बी आपको गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे इनकी मंथली इनकम गिवन है, ठीक है। सो इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं, इसके क्वेश्चंस किस तरीके से इसको अपन समझते हैं। सबसे पहला है कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ कंट्री ए एंड कंट्री बी। तो एवरेज इनकम किस तरीके से निकालनी है ये आप लोगों ने पता है, ठीक है। जो टोटल पॉपुलेशन है ना, और जो हमारी टोटल इनकम है इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में एवरेज इनकम निकल के आ जाएगी। पर कैपिटा इनकम हमारे पास में इजीली निकल के आ जाएगी। आर बोथ दी कंट्रीज इक्वली डेवलप्ड, फिर उसके बेसिस पे हमें ये बताना है कि क्या दोनों ही कंट्रीज इक्वली डेवलप्ड हैं। विच कंट्रीज बेटर एंड वाई, अब फिर ये हमें ये बताना है कि फिर इनमें से कौन सी कंट्री बेटर है और क्यों बेटर है, ठीक है। फिर इसको देखो, फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी इट इज अज्यूम दैट देयर आर 5 सिटीजन इन ईच कंट्री, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया कि भाई हर कंट्री में सिर्फ और सिर्फ 5 सिटीजन रहते हैं, ठीक है। अब इसको जरा हम समझते हैं। देखो, सो एवरेज इनकम हम किस तरीके से निकाल रहे हैं बच्चों, कंट्री ए और कंट्री बी की टोटल इनकम ऑफ द कंट्री एंड पॉपुलेशन, ठीक है। कंट्री ए में जो भी टोटल इनकम है और वहां की जो पॉपुलेशन है, ऐसे करके हमने एवरेज इनकम निकाल ली, ठीक है। अब कंट्री बी में क्या है, कंट्री बी में भी हमने इस तरीके से किया है और एवरेज इनकम हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब देखो, एवरेज इनकम दोनों ही कंट्रीज की कैसी आई है बच्चों, बिल्कुल सेम आई है। पॉपुलेशन यहाँ पे बिल्कुल सेम है, एवरेज इनकम यहाँ पे बिल्कुल सेम है। फिर हम कैसे पता लगा पाएंगे कि भैया दोनों कंट्रीज के अंदर से कौन सी ऐसी कंट्री जो कि बहुत ज्यादा डेवलप है, हम ये चीज कैसे पता लगा पाएंगे, तो इसको जरा समझो। सो पहला, इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन था कि आर बोथ दी कंट्रीज इक्वली डेवलप्ड, क्या दोनों ही कंट्रीज इक्वली डेवलप्ड हैं। अब यहाँ पे ये 10,000 देख करके तो आप एक बार को तो कह दोगे कि हाँ इक्वली डेवलप हैं,
लेकिन अगर आप ऐसा कह देते हो तो ये आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वली डेवलप नहीं है। ठीक है, अब इसके पीछे का कारण क्या है? कंट्री इज बेटर बिकॉज द इनकम ऑफ ऑल द पीपल इज ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, कंट्री ए देखो जरा गौर से, इसमें क्या है कि जो इनकम है वो ऑलमोस्ट सबकी सिमिलर है ना? 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, फिर 10,200, तो अराउंड 10,000 तक सब कमा रहे हैं यहाँ पे। 9 से लेकर के 10,000 के बीच में यहाँ पे सब अर्न कर रहे हैं। लेकिन कंट्री बी में क्या है बच्चों, 4 लोग जो हैं वो 500 रुपीज अर्न करें, लेकिन जो 5वां है वो बहुत ज्यादा अमीर है। वो कितना कमा रहा है यहाँ पे? 48,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला? डिस्पैरिटी देखने को मिली, भेदभाव देखने को मिला। लेकिन कंट्री ए के अंदर हम ये चीज कह सकते हैं कि सभी लोग लगभग एक जैसा कमा रहे हैं, मतलब इक्वालिटी है। ऑन द अदर हैंड देयर इज ग्रेट गैप इन द इनकम ऑफ पीपल ऑफ आउट ऑफ 5 1 person earns 48,000 and 4 earn 500 each। ठीक है, कंट्री बी के अंदर हमने क्या देखा कि मतलब बहुत ही एक्सट्रीम गैप है ना, सभी की इनकम के बीच। मतलब 4 लोग तो 500 रुपए कमा रहे हैं और एक जना ऐसा है जो कि 48,000 रुपीज कमा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके का ये डिस्क्रिमिनेशन है, एक तरीके का भेदभाव है, ये एक तरीके से इनइक्वालिटी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज लिटरेसी एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट? एक्सप्लेन। अब देखो, पढ़ाई लिखाई लिटरेसी इतनी जरूरी क्यों है डेवलपमेंट के लिए, इसको अपन को एक्सप्लेन करना है। सो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है अपने पास में। एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। ठीक है, आज अपन सब क्या कर रहे हैं? एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, सब चीजें हैं, हर साल एक अलग लेवल पे आते हैं, एक नए स्टैंडर्ड में आते हैं। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हम हमारी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना पाए। ओके, सो जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। ठीक है, ये तो हमने अक्सर ही सुना है। एजुकेशन एनहांसेस द टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन। देखो, एजुकेशन से क्या होता है कि हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है ना वो काफी ज्यादा एनहांस होती है, हमारा जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा बिल्डअप होता है। हमें पता लगता है कि जो भी चीज है उसको हम और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे गुड है तो हमें ये चीज पता लग सकती है कि भाई इसके मतलब उसके ऊपर पढ़ सकते हैं हम कि भाई हाँ इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है। हम हमारा जो अच्छा हमारा बुरा हम इजीली इसका डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, काफी एस्पेक्ट्स पे। ओके, सो एन एजुकेटेड पर्सन कैन अर्न मोर देन द लिटरेट पर्सन। देखो, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो ज्यादा कमा सकता है अनपढ़ आदमी से, ये तो फैक्ट है। एन एजुकेटेड पर्सन कैन यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज लेकर के कंट्री के अंदर प्रोग्रेस लेके आ सकता है। ठीक है, सो ये पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री? देखो, अब अगर अपन को यहाँ पे किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट मेजर करना है, ठीक है, कंपेयर करना है, तो हम किस बेसिस पे करेंगे? ठीक है, हमारे पास में जो इंडिकेटर है वो कौन सा होना चाहिए? तो सबसे पहले अपन यहाँ पे अगर पर्सन की बात करें तो देखो, पर्सन को अपन बहुत से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी हेल्प से अपन लोगों के बीच में जो कंपैरिजन है वो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे जनरल कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड लाइंस हो गई, है ना, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन हो गया, क्रिएटिविटी, मार्क, सिक्योरिटी है। तो इस बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं? इस बेसिस पे अपन पर्सन टू पर्सन अपन क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज की, ठीक है, जब इनकी कंपेयरिंग की बात आती है तो यहाँ पे देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे इन कंट्रीज की जो इनकम है उसको हम मेन बेस मानते हैं। ओके, कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। जिनकी इनकम ज्यादा होगी उनको हम ज्यादा डेवलप कंसिडर करेंगे। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मींस मोर ऑफ ऑल दी ह्यूमन बीइंग्स नीड। ठीक है, मोर इनकम का मतलब, ज्यादा इनकम का मतलब क्या है कि वहां पे रहते हुए जितने भी लोग हैं उन सबको ज्यादा जो भी उनकी बेसिक नीड्स हैं वो सबको मिल रही है। ठीक है, विद ग्रेटर इनकम पीपल कैन हैव व्हाटएवर दे फील लाइक। ठीक है, अगर इनकी इनकम ज्यादा है तो जिन भी चीजों की इनको जरूरत है वो इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज? पब्लिक फैसिलिटीज से आप क्या समझते हो? व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? अब ये जरूरी क्यों होते हैं? नेम 2 पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, अब इंडिया के अंदर 2 ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज आप लोगों ने बतानी है जो कि इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन आपसे और पूछा और किस तरीके से पूछा जा सकता है दैट हाईलाइट एनी 3 मेजर एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। देखो, पब्लिक फैसिलिटीज जो है वो कैसी फैसिलिटीज है जो कि हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, जो कि हमारे काम को आसान बनाती हैं, और ये फैसिलिटीज ऐसी हैं जिसके यूज से किसी दूसरे के यूज के लिए कम नहीं होती, और ये फैसिलिटीज हमें क्या करती है? हमारे को ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है,
So these are those facilities and services which are required for society or for public to lead a better life. ठीक है, हमारी सोसाइटी को जिन सर्विसेज की जरूरत होती है, बहुत से ऐसी सर्विसेज हैं हमारे कह सकते हैं कि सोसाइटी में जितने लोग हैं इनको क्या होती है कि बहुत सी ऐसी बेटर अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज की जरूरत होती है, इसी को अपन पब्लिक फैसिलिटीज के नाम से जानते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज, सो दीज आर इंपॉर्टेंट एंड हैव एडवांटेजेस एज मेंशन्ड बिलो. अब देखो पब्लिक फैसिलिटीज के बहुत से ऐसे एडवांटेजेस हैं. कौन कौन से ऐसे एडवांटेजेस? देखो, मनी कैन नॉट बाय यू एवरीथिंग. ठीक है, मनी कैन नॉट बाय ऑल दी सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, अगर आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट चाहिए, बेटर ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो वो जरूरी नहीं है कि आप खरीद सको. मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन बहुत से हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कि इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. ठीक है, अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि सबके पास में कार हो, सबके पास में स्कूटीज हो, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है. तो उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वो कैसे जाएंगे? वो पब्लिक फैसिलिटीज के हेल्प से जाएंगे. ठीक है, वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वो उसकी हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाएंगे. ठीक है, Now, it is cheapest way and the best way to provide goods and facilities to the people. अब देखो पब्लिक फैसिलिटीज क्या है? एक बहुत ही सस्ता तरीका है जिसकी हेल्प से हम लोगों के पास में ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचा सकते हैं. It develops the national feeling and sense of collective responsibility. अब ये एक तरीके से मतलब क्या बताता है कि भाई हाँ, पब्लिक फैसिलिटी यानी कि हमारी पूरी पब्लिक के लिए ये फैसिलिटी हमारी सरकार दे रही है ना. अब यहाँ पे एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है. किस तरीके से कि भाई हमारी गवर्नमेंट सोचती है कि भाई हमारी सोसाइटी के अंदर हमारी जितनी पॉपुलेशन है उनमें से बिल्कुल भी कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो कि बेसिक नेसेसिटीज भी जिन्हें ना मिले. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे इन सब तक ये बेसिक जो चीजें हैं, ठीक है, जो भी एसेंशियल गुड्स हैं, ये इन तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है. So, public facilities available in India are public distribution system. ठीक है, अब कौन कौन सी public facilities यहाँ पे available हैं? PDS, public transport, hospitals, police and government colleges and schools. ठीक है, so education के मामले में देख लो, health के मामले में देख लो, distribution system, PDS जो है वो भी एक तरीके की public facility है. फिर transport के मामले में देख लो, तो यहाँ पे सब जगह गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि लोगों के लिए फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी हैं. सो नेक्स्ट इज, डज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज डिपेंड ओनली ऑन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट. जो भी गवर्नमेंट जितना भी पैसा खर्च करती है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, तो क्या यहाँ पे जो लोग हैं वो सिर्फ इसी पे डिपेंड करते हैं? ऑन दीज फैसिलिटीज व्हाट आर द अदर फैक्टर्स कुड बी रेलेवेंट. अब इससे और मिलते जुलते और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं? तो देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज डो नॉट डिपेंड ओनली ऑन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट. मतलब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट यहाँ पे इन चीजों पे खर्चा करे ये तो ये सिर्फ तभी लोगों को ये फैसिलिटीज मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन रिच पीपल, बिग कंपनीज, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड अदर्स. ठीक है, अब यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करता है? अमीर लोगों पे डिपेंड करता है, रिच पीपल, चैरिटेबल ट्रस्ट पे ये डिपेंड करता है, बिग कंपनीज पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे एक तरीके से प्राइवेट एंटरप्राइजेस को ये दर्शाना चाह रहा है कि अगर गवर्नमेंट जितना खर्चा कर रही है तो दैट इज फाइन. अब इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट सभी लोगों के लिए कर रही है. गवर्नमेंट कर रही है तो वो उन लोगों के लिए कर रही है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना. उसके अलावा बहुत से ऐसे प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं जो कि ये सारी फैसिलिटीज रन करते हैं. ओके, For example, we find that a large percentage of schools and colleges are being run by educational trust. हम ये अक्सर देखते हैं कि बहुत से ऐसे बड़े बड़े schools हैं, colleges हैं जो कि educational trust जिन्हें चलाते हैं, जैसे कि DAV कॉलेज, मैनेजिंग कमिटी और SD सभा. Okay, similarly, there are many hospitals and nursing homes which are being run by private individuals and trust. So ऐसे बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जो कि प्राइवेट जो ट्रस्ट हैं वो उनको चला रहे हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल उनको चला रहे हैं. ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. इनफैक्ट हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड प्राइवेट पर्सन, ट्रस्ट एटसेट्रा. तो हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज ऐसी हैं जो कि प्राइवेट लोग भी इसको देते हैं. ठीक है, बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, बहुत से ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं. ठीक है, देन बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट का तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट तो उन लोगों के लिए प्रोवाइड करवाती है ये सारी चीजें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी काफी ऐसी हैं जो कि यहाँ पे ये सारी की सारी फैसिलिटीज देती हैं. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज डेवलपमेंट.
एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स यूज्ड बाय यूएनडीपी टू मेजर डेवलपमेंट। ठीक है, या तो आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि भाई डेवलपमेंट क्या है और यूएनडीपी ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स को यूज करती है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, या फिर मेंशन एनी 2 फैक्टर्स कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई को कैलकुलेट करते वक्त कोई भी ऐसे 2 फैक्टर्स अपन को बताने हैं। या फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, एचडीआई से आप क्या समझते हो। एक्सप्लेन एनी 4 इंडिकेटर्स ऑफ एचडीआई। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कोई भी 4 इंडिकेटर्स आपने बताने हैं। ठीक है, सो देखो सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, सो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट आवर एस्पिरेशंस और डिजायर। डेवलपमेंट क्या है, अपने एस्पिरेशंस अपनी डिजायर्स के बारे में सोचना, ठीक है, और उनको हासिल करना। ओके, अगर आपने उसको हासिल कर लिया then that is your development. Okay, and about the ways in which we can work towards achieving these desires. ठीक है, और फिर हमें क्या करना है कि इन डिजायर्स को, इन एस्पिरेशंस को हमें गोल बनाना है और इनको अचीव करना है। एंड अगर हम उसे अचीव कर लेते हैं then that is known as development. Although the level of income is an important measure of level of development, but it is not adequate. हम लेवल ऑफ इनकम के बेसिस पे ये बता दें कि भाई कौन कितना ज्यादा डेवलप्ड है, ये ठीक तो है, लेकिन ये बिल्कुल सही है ये हम नहीं बोल सकते। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है, जो कि लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, राइट। Thus, health and education, life expectancy at birth along with income are being widely used as a measure of development. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हेल्थ का यूज लेते हैं, एजुकेशन का यूज लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का यूज लेते हैं। ठीक है, इनको अपन एज ए इंडिकेटर यहाँ पे यूज करते हैं ये बताने के लिए कि भाई कोई कंट्री या फिर कोई स्टेट कितना ज्यादा डेवलप्ड है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिशेस बाय यूएनडीपी। अब देखो ये जो एचडीआर रिपोर्ट है इसको कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी से पब्लिश करता है। ठीक है, अब ये यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है इससे हम क्या करते हैं, कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, किसके इसका बेस क्या रहता है कंपैरिजन का, एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। ओके, सो इन तीनों चीजों के बेसिस पे यूएनडीपी क्या करती है बच्चों, कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करती है और कंपैरिजन करने के बाद में ये चीज बताती है कि भाई कौन सा कंट्री कितना ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस अपन ने किए हैं वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को आते थे। ठीक है, इस चीज की गारंटी मैं लेती हूँ, क्योंकि अपन ने जब इसको पढ़ा था इस चैप्टर को तो अपन ने इतना डेप्थ में पढ़ा था कि इनमें से अगर शायद कोई भी क्वेश्चन मैं आपके आगे उठा दूं तो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी कोई ऐसी टर्म है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं समझ में आया है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ही कम दिन रह गए अब इनके आने में, तो फटाफट से ऐसे कुछ वीडियोस हैं जो कि आप रेफर करें, जिन्हें अपनी तैयारी को बूस्ट करो और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करो। तो अगर बच्चों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी कह चुकी हूँ, और बेल आइकन को भी आप लोगों ने प्रेस करना है। ओके, तो डेवलपमेंट आपका यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म होता है। इसी के साथ में फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसके अंदर आपके हाफ ईयरली का जो सेकंड चैप्टर आ रहा है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।